हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने पिछले अध्याय में मतलब पिछले वीडियोज़ में ये डिस्कस किया था कि आर्द्रभूमि क्या है। अर्थात हम लोगों ने जो है जलीय पारितंत्र के कुछ भाग को डिस्कस कर लिया था। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है दोस्तों सरित पारितंत्र, अर्थात जलीय पारितंत्र का जो भाग रह गया था हम लोग आज उसको कंप्लीट करेंगे और उसके साथ ही इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और इस चैप्टर के कंप्लीट होने के साथ ही वीडियो के लास्ट में आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ अवेलेबल करवा दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि हमने लिखा है सरित पारितंत्र के बारे में। सरित का मतलब होता है नदी, नाला, छोटी नदियाँ, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी सरित पारितंत्र के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब देखिए सरित पारितंत्र जो है, किसे हम सरित पारितंत्र बोल सकते हैं, इसके लक्षण क्या क्या हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला है कि सरित पारितंत्र जो है एक खुला, विवृत और विषमपोषी तंत्र है, जबकि दूसरे जो हैं वो बंद, समृद्ध या जो है पूर्ण तंत्र है। ठीक है, अब दूसरा जो है दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण लक्षण यह है नदी का कि नदी का जो पोषक है वो अस्थायी रूप से काम में लाया जाता है। अस्थाई, अस्थाई नहीं अस्थाई, जबकि झील का जो पोषक तत्व है उसको एक ही पोषक तत्वों को हम लोग कई बार कई रूपों में काम में ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम लोगों ने जब सरित की बात कर ली तो सरित के अंतर्गत आते हैं नदी, नाले एवं छोटी नदियाँ। सबसे पहले अधिक जो है सरित का मतलब होता है नदी। ठीक है, तो नदियों के जो जीव जाते हैं हम लोग उसकी चर्चा भी कर ले। तो नदियों में जो प्राणी पाए जाते हैं दोस्तों वो हैं खुली पड़ी जगह, चट्टान की सतह में लिम्पेट मिलता है, दिमक मिलता है, ओलवन, पैनी, कैडिस मक्खी आदि जो है नदियों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब है चट्टान खंडों के बीच पाए जाने वाली अवकसों में पाषाण मक्खी और ड्रैगन फ्लाई पाए जाते हैं। अर्थात नदी जो है कुछ भागों में विभक्त होता है। सबसे जो खुला हुआ जगह होता है नदी का, सबसे ऊपर जहाँ चट्टान की सतह होती है नदी के आसपास, तो वहाँ लिम्पेट, डिम्मक, अलवन, पेनी, कैंडिस मक्खी आदि पाए जाते हैं। जबकि जहाँ नदी चट्टान खंडों से होकर गुजरती है तो वहाँ पर अवकसों में अर्थात गड्ढों में जो है पाषाण मक्खी और ड्रैगन फ्लाई पाए जाते हैं। जबकि चट्टानों के नीचे जहाँ धरा कमजोर होती है वहाँ एनालिडीस, चिपिट कृमि, घोंघा आदि मिलते हैं। देखिए जब चट्टानों से नीचे जब नदियाँ गिरती हैं और उसके बाद जब उसकी धारा कमजोर हो जाती है अर्थात शांत हो जाती है, शिथिल हो जाती है, धीरे धीरे वो कलकल कलकल करती हुई बहती है, तो उस समय वहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतु जो हैं वो है एनेलिडीज, चिपिट कृमि, घोंघा आदि। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। अब देखिए दोस्तों, जहाँ पर नदियों का बहाव बहुत तेज होता है, ठीक है, जहाँ पर जैसे कि नदियाँ जो है बहुत तीव्र गति से बहती हैं तो वहाँ पर जो है उस बहाव वाले क्षेत्र में तर्णक पाए जाते हैं। जैसे कि उदाहरण है मछली। ठीक है, तर्णक का सीधा सीधा नाम हम लोग ये समझ सकते हैं तैरने वाला। तो तैरने वाले जितने भी जीव जंतु होंगे वो तेज बहाव में पाए जाएंगे और उसका एक सामान्य सा उदाहरण मछली का दिया गया है दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। अब आगे लिखा गया है दोस्तों समुद्री पारितंत्र। अब हम लोग अपने समुद्री पारितंत्र की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले लिखा गया है दोस्तों, पृथ्वी पर जो है समुद्री पारितंत्र सबसे बड़ा और सबसे अस्थायी पारितंत्र। अर्थात जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक जल विद्यमान है और सबसे अधिक समुद्र है। उदाहरण है हिंद महासागर, उसके बाद फिर बहुत सारे महासागर, अंटार्कटिक महासागर हो गए, ठीक है, प्रशांत महासागर हो गए, बंगाल की खाड़ी, इस तरह से बहुत सारे जो हैं जल के जो हैं समुद्र हैं हमारे पृथ्वी पर। भारत में भी बहुत सारे समुद्री पारितंत्र हैं। ठीक है, तो आप लोग खुली आंखों से देख रहे हैं कि ये जो समुद्री पारितंत्र का सबसे बड़ा भाग पूरे विश्व में विद्यमान है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं पृथ्वी पर जो है समुद्री पारितंत्र ब्रह्मांड में सबसे बड़ा और सबसे अस्थाई पारितंत्र है, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होने वाला है, इसलिए यह अस्थाई पारितंत्र है। अब देखिए दोस्तों कि समुद्र में जो जीव जंतु निवास करते हैं उसको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, समुद्री आवास को कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में बांटा गया। पहला भाग है नीतलस्थ मंडल का, दूसरा है वेलापवर्ती मंडल का। ठीक है, तो नीतलस्थ का मतलब होता है नितल। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं नितल। नितल का मतलब होता है तली अर्थात सबसे नीचे। तो नीतलस्थ मंडल में वैसे जीव जंतु निवास करेंगे जो कि
सबसे नीचे रहते हैं समुद्र में। तो देखिए इसमें लिखा गया नितलस्थ मंडल हम उसे कह सकते हैं जो कि महासागर का बेसिन या तल बनाते हैं, भले ही गहराई कुछ भी हो। सही बात है, जितना गहराई से कुछ भी लेना देना नहीं है, सबसे नीचे वाला जो भाग होता है उसे ही हम लोग नितलस्थ मंडल का नाम देते हैं। जबकि वेलावर्ती मंडल जो है यह समुद्र का ऊपरी भाग होता है, अर्थात नितलस्थ मंडल के ऊपर वाला भाग ही जो है क्या होता है, वेलापवर्ती मंडल वाला भाग होता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों ये लिखा गया है कि समुद्री पारितंत्र को भी कुछ भागों में बांटा गया, जैसे वेलांचली, नेरिटांचली, वेलापवर्ती और नितलस्थ। जैसा कि हमने जलीय पारितंत्र में जलीय जीव को बांटा था, उसी तरह हम लोग अभी जो है समुद्री पारितंत्र में मौजूद जीव जंतु को बांटेंगे। तो वेलांचली, नेरिटांचली, वेलापवर्ती और नितलस्थ, इन चारों मंडलों में जो है समुद्री पारितंत्र के जीव जंतुओं को बांटा जाता है। तो सबसे पहला हमारा वेलांचली मंडल। देखिए यह जो वेलांचली मंडल होता है यह समुद्री पारितंत्रों का तटीय क्षेत्र होता है, अर्थात सबसे ऊपर वाला क्षेत्र होता है। और यह जो है तट, जैसे कि नदियों का तट होता है किनारा, तो उस किनारे वाले क्षेत्रों को जो है वेलांचली मंडल का नाम दिया जाता है। ठीक है, और इसे सुप्रा वेलांचली मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद इसे तरंगों, ज्वार भाटों की प्रचंडता, जलस्तर के उतार चढ़ाव, तापमान आदि की परिवर्तनशीलता झेलनी पड़ती है, क्योंकि ये सबसे ऊपर वाले भाग होते हैं दोस्तों वेलांचली मंडल। इसमें जो जीव जंतु निवास करेंगे, क्योंकि बहाव भी तो ऊपर में ही होता है। ज्वार भाटा जो आती है समुद्र में, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, ज्वार क्या होती है, समुद्र में जो पानी ऊंचाई की ओर उठते हैं तो वे ज्वार हैं, जबकि वो नीचे गिरते हैं तो भाटा कहलाते हैं। तो ज्वार भाटा भी वही झेलते हैं। जलस्तर जब उठता है या बढ़ता घटता है तो उसको भी यही वेलांचली मंडल के जीव जंतुओं को झेलना पड़ता है। तापमान में भी बढ़ोतरी इन्हीं को झेलना पड़ता है, क्योंकि समुद्र पे जो है सूर्य की किरणें स्पष्ट रूप से वेलांचली मंडल पे ही पड़ती है, सबसे अगले वाले भाग पे ही पड़ती है। तो वेलांचली मंडल जो है तापमान भी झेलता है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। अब आगे ये लिखा गया है दोस्तों कि जो वेलांचली मंडल है उसमें जो जीव जंतु मौजूद रहते हैं वो हैं घोंघे, क्लैम, बार्नेकल, एनोलिड्स। ठीक है, तो इतने सारे जीव जंतु जो है वेलांचली मंडल में पाए जाते हैं। अब आगे है हमारा नेरिटांचली मंडलीय महासागरीय मंडल के जो जीव जात हैं, हम लोग उसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए ये जो नेरिटांचली महासागरीय मंडल के जीव जात होते हैं, यहाँ जो है उथले सागर मंडल में प्रकाश काफ़ी गहराई तक वेधन करता है और यहाँ पोषकों की सांद्रता होती है। तो यह जो नेरिटांचली महासागरीय मंडल के जीव जाते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सूर्य की किरणें जब समुद्र पर पड़ती हैं तो वो कुछ गहराई तक जाती है। ठीक है, तो यह जितनी गहराई तक जाती है तो वही जो है नेरिटांचली मंडल का जो जीव जात है वहीं तक में नेरिटांचली मंडल के जीव जात निवास करते हैं। और यह उथले सागरीय मंडल में जो प्रकाश की गहराई तक वेधन करता है, यहाँ जो सूर्य की किरणें हैं, और यहाँ जो है पोषक तत्व बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसमें जो जीव जंतु मिलते हैं इस मंडल में नेरिटांचली में वो है सीपी, केकड़े, एनिलीड, स्पंज, तारामीन, भंगुर तारा। ठीक है, अब आगे क्या लिखा गया है, वेलापवर्ती मंडल। तो यह जो वेलापवर्ती मंडल है कुल समुद्र का 90% वेलापवर्ती क्षेत्र, अर्थात इसी वेलापवर्ती मंडल के अंदर हम ये कह सकते हैं नेरिटांचली मंडल और फिर कौन से वेलांचली मंडल भी आ जाते हैं। लेकिन इसको फिर भी जो है वेलापवर्ती मंडल को नीचे एक अलग से क्लैरिफाई किया गया, लेकिन वेलापवर्ती मंडल के ही अंदर नेरिटांचली और वेलांचली मंडल आ जाते हैं। तो इस वेलापवर्ती मंडल में जो उपलब्ध जीव जंतु पाए जाते हैं दोस्तों वो हैं डायनोफ्लैजिलेट, समुद्री कुकुम्बर आदि। ठीक है, अब है नितलस्थ मंडल, सबसे नितल अर्थात सबसे नीचा। यह समुद्र का तला बनाता है, अर्थात नीचा वाला भाग जितना होता है। और जीव विषमपोषी होते हैं, अर्थात यहाँ पर बहुत कम ही जीव जंतु निवास करते हैं। ठीक है, बहुत विषम संख्या में, बहुत दुर्भर होता है वहाँ जीवित रहना। और यहाँ पर जो उपलब्ध प्राणी होते हैं जीव जंतु वो हैं समुद्री कोरल, समुद्री लिली, सीपियाँ आदि। ठीक है, इस तरह से ये वाला टॉपिक यहाँ पे जो इसका एक भाग था वो खत्म हुआ। अब लास्ट वाला हमारा जो टॉपिक है और इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है और इस चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक है वो है खारा जल पारितंत्र। लवण, कच्छ और अनूप आदि जो है इसी खारा जल पारितंत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी ज्वार नदमुख की चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ज्वार नदमुख जो है समुद्र और नदी के बीच जहाँ पर संगम होता है वहाँ पर एक तरह का क्षेत्र बन जाता है, जिसे हम लोग ज्वार नदमुख के नाम से जानते हैं। और इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, नदी और समुद्र के बीच का एक संक्रमण मंडल, अर्थात जहाँ नदियों और समुद्रों का एक
विस्तृत संगम होता है जहाँ दोनों चीज़ें आपस में मिलती हैं, उसे ही हम लोग ज्वार नदमुख के नाम से जानते हैं। अब ये जो ज्वार नदमुख है विश्व का सबसे ज़्यादा उत्पादी परितंत्र होता है और इसमें खारा पानी होता है। ठीक है, अब कैसे उत्पादी परितंत्र होता है वो भी मैं आप लोगों को बता। देखिए दोस्तों, जो ज्वार नदमुख है उसमें समुद्र के पानी जो कि बहुत ज़्यादा लवणीय होते हैं, फिर अलवण जल जिसमें कि ज्वार नद जो नदियों के द्वारा समुद्र में मिलने वाली होती है, तो उसमें होते हैं अलवण जल, और कुछ खारे जल जो है वो भी क्या होते हैं, इसमें समाहित होते हैं इस ज्वार नदमुख में। और इस तरह से तीनों जलों का जो यहाँ मिश्रण होता है, इसलिए यहाँ पर तीनों तरह के जीव जंतु निवास करते हैं और इसलिए इसे सबसे ज़्यादा उत्पादी परितंत्र कहा जाता है। भारत में ज्वार नदमुख केरल के तट के साथ साथ सुंदरवन में खूब सारा देखा जा सकता है। ठीक है, और इस ज्वार नदमुख का सबसे प्रभावी लक्षण है इसमें लवणता का घटना बढ़ना। ठीक है, इतना समझ गए दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या लिखा गया। आगे हैं दोस्तों ज्वार नदमुख के घटक। तो ज्वार नदमुख के 3 घटक हैं। सामान्य जल, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया, नदियों के द्वारा आता है, और अलवण जल ये भी नदियों के द्वारा ही आता है, और खारा पानी, ये तीनों जो है खारा पानी, तो ज्वार नदमुख बनते ही खारा पानी निर्माण हो जाता है, और अलवण जल तो नदियाँ साथ ही लाती हैं और कुछ लवण जल के भी अंश होते हैं। तो इस तरह से ज्वार नदमुख के जो है 3 मुख्य घटक है। अब देखिए ज्वार नदमुख में जो पेड़ पौधे उड़ते हैं दोस्तों वो हैं पादप्लवक, ठीक है, उपांत कच्छ वनस्पति, उसके बाद पंख मैदान शैवाल, उपांत कच्द वनस्पति, तो या फिर इसे हम लोग कह सकते हैं क्या, उगने वाले अधिपादपीय पौधे। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये ज्वार नदमुख है इसमें जो जीव जंतु उपस्थित होते हैं वो हैं केकड़ा, सुक्ति, झींगा। इस तरह से इतने सारे जीव जंतु जो है, पेड़ पौधे जो हैं वो ज्वार नदमुख में निवास करते हैं। और इस तरह से ये वाला जो टॉपिक था प्रमुख पारितंत्र अध्याय 3 इकोसिस्टम इन्वायरमेंटल स्टडीज कोर्स कोड BEVAE 181 का, ये यहीं पे समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा दोस्तों। इस वीडियो के लास्ट में तो हम लोग आ चुके हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आप लोगों को PDF अवेलेबल करवा दिया जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।